4-5 लोगों का नाम सबसे पहले सेलेक्ट किया गया है जो कि अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, और बेहतर होगा कि ये क्वेश्चन आंसर मोड में रहेगा तो आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार आपको मार्गदर्शन मिल सकेगा। तो सबसे पहले अर्णव आनंद जी है जो कि यूपीएससी से रिलेटेड अपना क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। अर्णव जी, आप माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन माइक ऑन करो अपना। ओके, कम ऑन, आस्क योर क्वेश्चन। Related to UPSC examination. First, how personality and give some tips who is taken the art stream for the further study to become an IAS officer. And which current affair? My name is सोनू सिंह। मैं बीपीएससी करना चाहती हूँ। मैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करूँ, ये जानकारी मुझे आपसे चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे इन्होंने ठीक पूछा कि नोट्स कैसे बनाए थे, एक स्पेसिफिक बिंदु है। इसी तरीके से हम लोग चाह रहे हैं कि जनरल क्वेश्चन मत पूछे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है। एक स्पेसिफिक बिंदु की अगर आपने तैयारी शुरू किया है तो इस बिंदु पर आपको समस्या लग रही है, इस बिंदु पर और आप चाहते हैं कि बेहतर स्थिति कैसे और उसमें हम लोग प्राप्त करें, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और स्पेसिफिक कीजिए। आपको तैयारी के दौरान जो दिक्कतें आती है उससे रिलेटेड आपके दिशा निर्देश के लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि तैयारी तो बहुत लोग करते हैं बैंकिंग के, लेकिन सभी लोग सफल नहीं हो पाते हैं, तो हम कैसे पढ़े कि कम उम्र में ही सफल हो पाए और एक अच्छे अधिकारी बन पाए। कोई और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं? अजी सर, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और मेरा क्वेश्चन सर यूपीएससी रिलेटेड है कि सर मीडियम का क्या योगदान है? क्या हिंदी मीडियम का भी रिजल्ट होता है? ये सर सर इसका आंसर लीजिए। ये 30 साल या कम से कम 35-40 साल पुराना क्वेश्चन हो गया कि मीडियम से क्या फर्क पड़ता है। अब आज की डेट में मीडियम से कोई अंतर नहीं पड़ता है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम है। इतनी मात्रा में देखिए अंतर क्या था हम लोग की जनरेशन में या हम लोग के पहले की जनरेशन में, ये सब कंफ्यूजन कैसे उत्पन्न हुआ कि पहले क्या होता था कि जो बहुत मानक सामग्रियां हैं या तो बिल्कुल लेटेस्ट मटेरियल होता था और हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं हो पाता। ये एक सच्चाई है बहुत पहले के समय में, लेकिन अब के समय में ऐसा कुछ नहीं है। सारे मटेरियल्स आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में समान रूप से उपलब्ध है। यदि इंग्लिश में मान लीजिए कुछ केसेस में कि पहले भी मटेरियल आ जाता है तो हिंदी और आज के डेट में आपको तत्काल उपलब्ध हो जाता है। दूसरा आपको ध्यान में ये रखना है कि मार्किंग में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, इंटरव्यू में कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि हिंदी मीडियम का अर्थ ये नहीं कि आप अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं बोलेंगे, ऐसा कसम आपको नहीं खाना है। और आप सर्विस में भी जा रहे हैं, आप केवल उस रूप में मत देखिए, आप इसको व्यवहारिक रूप में भी देखिए। आज आप तैयारी कर रहे हैं, कल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो बच्चे मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इनका की पोस्टिंग ऑल इंडिया कहीं भी हो सकता है। उस समय इंग्लिश जानना आपको आवश्यक है या एक व्यवहारिक सत्य है, तब आपको अपने सर्विस पीरियड के दरमियान सुविधा होगी। तो इसलिए जो अगर आपका माध्यम हिंदी है तो भी आपको इंग्लिश एक सर्टेन लेवल तक आते रहना चाहिए, और इसी प्रकार से इंग्लिश मीडियम है तो भी आपको जिस भी आप स्टेट में जाएंगे वहां की भाषा आनी चाहिए। मान लीजिए कि कल को आपकी पोस्टिंग उड़ीसा में हो जाती है, उदाहरण के लिए, जैसे हमारे ही मान लीजिए जिन ऑफिसर्स को उड़ीसा कैडर मिल जाता है तो उनको उड़िया भाषा मसूरी अकेडमी में बकायदा 3-4 महीना सिखाया जाता है और उसका उनको पास करना पड़ता है। इसलिए जब ये एक आप व्यापक तैयारी कर रहे हैं तो माध्यम सिर्फ माध्यम ही है, उसका कोई उससे अधिक महत्व नहीं है। और अब सभी सामग्री अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, सारी एक्सेसिबिलिटी है आपकी। हिंदी मीडियम के परीक्षार्थी आप लोग इसका जरूर ध्यान रखें, अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आपकी बैकग्राउंड में है, आपने पढ़ाई किया है, तो इस तैयारी के दरमियान उसको आप और मजबूत करें। अब बाकी माध्यम को लेकर के किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, इसको आप बिल्कुल जो है दिमाग से बाहर निकालें। और मैं एक और भी इसमें एंगल बता दूं, अगर आप माध्यम बदलना भी चाहते हैं तो 3 महीने से ज्यादा काम नहीं है। एक और जस्ट पर्सपेक्टिव है क्योंकि हम लोग विभिन्न डायमेंशंस को कवर कर रहे हैं। अगर आप माध्यम बदलना भी चाहते हैं तो ये मात्र 3 महीने का आपका संकल्प है। अगर आपने संकल्प ले लिया कि मुझे हिंदी से इंग्लिश में बदलना है तो भी आप 3 महीने बस आपको माइंड मेकअप कर लीजिए, आप बदल जाएंगे। और आप अगर इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो तो आप नेचुरल मदर टंग यहाँ सभी लोगों की है ही, वो तो आप तुरंत कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए माध्यम कोई अंतर नहीं है, जिस माध्यम में आप कंफर्टेबल महसूस करें उसकी आप तैयारी। और रह गई बात
देखिए सुनी सुनाई बातों की निगेटिविटी की उन्होंने कहा, देखिए इसमें समय लगता है, बिल्कुल सही बात है। ये तैयारी आपको पेशेंस भी सिखाती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका पहले ही अटेम्प्ट में हो जाता है। नॉर्मल जो है तीसरे चौथे अटेम्प्ट में लोगों का सिलेक्शन होता है। तो तीसरे चौथे अटेम्प्ट का मतलब हो गया कि सामान्यतः 4 से 5 साल की तैयारी। तो जाहिर है 4 से 5 साल की तैयारी आप करेंगे तो निगेटिव बातें आपको सुनने को मिलेंगी। आपके जो समर्थक लोग होंगे, जो आपको अच्छा मानते होंगे, जो चाहते होंगे आपके मित्र कि आप अच्छा करें, उनको भी धीरे धीरे लगने लगता है कि बहुत समय हो गया, क्यों नहीं हो रहा। दूसरा रीजन, जो नहीं चाहते होंगे कि आप जीवन में उन्नति करें, तब तो वो रोज ही पूछते होंगे। इन सब चीजों से हम लोग भी गुजरे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे बगल में एक पड़ोसी अंकल थे, तो हमसे रोज पूछते थे कि तुम्हारा रिजल्ट आया कि नहीं। तो हमने कहा कि अंकल जैसे आज परीक्षा दिए तो कल तो रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट तो कम से कम 3 महीने बाद ही आएगा। तो बीच में 89 दिन पूछने से क्या फायदा, आप सीधे 90वें दिन पूछिए। तो जो आपके विरोधी लोग हैं तो रोज पूछेंगे, ताकि साल में 3 भाई सिलेक्शन का दिन तो एक ही होगा ना। मान लीजिए आपने 5 साल तैयारी की तो 1825 दिन तैयारी की, 1824 दिन तो ना होगा, 1825वें दिन ही हाँ होगा। एक हाँ से ही आपका काम बन जाता है। तो समाज में ऐसे आपको तमाम तरह के लोग मिलेंगे कि जो आपको 1824 दिन हाँ ना करवाएंगे, लेकिन एक आपको एक हाँ के लिए मेहनत करना। इसलिए निगेटिविटी लोग डालते हैं और हर काम में डालेंगे। आप देखिए अब आप सभी लोग ग्रोन अप हो गए, मैं इस सेंस में भी कहूंगा कि आप सभी लोग बड़े हो गए हैं, बड़े हो रहे हैं। अब आपको अभी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपको सर्विस भी करना है, सामाजिक जीवन है, सारी चीजें हैं। तो कहीं भी आप जाएंगे तो नकारात्मक तत्व आपको लगे रहेंगे, वो बिल्कुल हमेशा पीछे रहेंगे। और अभी तक जो आए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं लोग रहे ही होंगे, आप पहले की क्लासेस में भी है। तो इसलिए नकारात्मक चीजों से परेशान नहीं होना। इसमें एक टाइम फैक्टर है जो लगता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए टाइम फैक्टर के आधार पर निगेटिविटी अगर कोई वैसा इशू आता है तो उसको लेकर बहुत परेशान नहीं होना है। तैयारी की शुरुआत के बिंदु पर थोड़ा 3-4 पॉइंट हम करना चाहेंगे कि जैसे देखिए तैयारी आपको किस चीज की करनी है ये आपको डिसाइड करना है, और इसका आकलन आपको करना है। डिसाइड करने का पैमाना बड़ा सिंपल है। आपको एक परीक्षा पास करनी है और जिनमें साक्षात्कार है उसमें परीक्षा धन साक्षात्कार दोनों के आधार पर आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट बनती है। सामान्यतः यही पैटर्न है। तो वनडे एग्जाम्स में जहां आपको परीक्षा पास करनी है, आप उसका पिछले 3, 4, 5 साल का पेपर ले लीजिए। कट ऑफ सामान्यतः पता चल ही जाता है आपको, उतना तो सब आप लोग कनेक्टेड हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, कोचिंग वगैरह भी जहाँ लोग ले रहे हैं, कोचिंग भी है, नेट के माध्यम से भी पता चल जाता है। मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि 75 मार्क्स कट ऑफ है 100 में, तो अगर आप 80+ अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो आप उसको निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया। अब चाहे इसके लिए आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे ग्रुप स्टडी करें, चाहे कोचिंग जाएं, चाहे मल्टीपल आप कोचिंग जाएं, चाहे कहीं नहीं जाएं, ये आपको बस क्राइटेरिया यही है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, अब जब आप पहले दिन से तो आपको इतना आएगा नहीं, आप पेपर देखेंगे, आपने अब तक की पढ़ाई की, ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, तो उसके आधार पर आपको एक आकलन हो जाएगा कि हाँ हम तैयारी करेंगे तो लगभग इतना कर लेंगे। तो उसके आधार पर आप तैयारी शुरू कीजिए। और हमेशा देखिए एक चीज का एग्जाम मत दीजिए, कोशिश कीजिए कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कोई निगेटिविटी से रिलेटेड बात हम कर रहे हैं, तो उससे मिलते जुलते जितने एग्जाम्स हैं कोशिश कीजिए कि 2-4 का और फॉर्म भरिए जिनका पैटर्न उससे मिलता है। ज्यादा निगेटिविटी तब आती है जब कहीं आपको कोई सिलेक्शन या कोई पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को नहीं मिलता। जैसे हम कई लोगों को देखते हैं कि सिर्फ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का फॉर्म नहीं डालते हैं, सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 2 साल तो पहले बेसिक तैयारी में लग जाता है लगभग, फिर आपने दिया आपका, हम कहते हैं आप इंटरव्यू से भी लौट आए लेकिन फाइनल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी होती है। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि प्रीलिम्स बच्चे निकाल लेते हैं, मेंस में फंस गए। कहीं मान लीजिए धोखे से प्रीलिम्स नहीं निकला तो और बिल्कुल अंधकार सा छा जाता है कि अब क्या होगा। तो ये नहीं करना है। आप बीपीएससी भी देंगे, आप बीपीएससी का मेंस लिखेंगे, इंटरव्यू देंगे, तो आप एक स्टेप पार कर रहे हैं ना। आप जब पहली बार प्रीलिम्स निकालेंगे, हम लोगों को भी याद है जब पहली बार यूपीएससी का प्रीलिम्स निकला तो कितनी खुशी हुई, उतना तो बाद में फिर इंटरव्यू तक जाने में भी नहीं हुई। तो जो पहली खुशी होती है वो ज्यादा होती है, हाँ भाई प्रीलिम्स निकल गया। जब अगली बार प्रीलिम्स निकला तो किसी ने बात ही नहीं किया कि प्रीलिम्स निकला, तो मानी चलते थे निकल ही जाएगा, भर्ती की तैयारी करना है। इसलिए आपको सिमिलर नेचर ऑफ एग्जाम्स देने से सफलता बीच में आती रहती है। ऑटोमेटिक इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एग्जाम देने से आपको ये पता भी चलता है कि मेरी कमियां कहाँ रह गई, और जब
जब आप कंपटीशन देते हैं तो इसमें एक सबसे बड़ा निगेटिव पहलू क्या है कि आपको ये लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको तुलनात्मक रूप से आगे निकलना है। ये आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज का एग्जाम तो है नहीं कि चलिए भाई 90% मार्क्स आ गए या जो स्ट्रीम के हिसाब से 75% आ गए, 70% आ गए, टॉप कर गए, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो आपको आगे निकलना है। हो सकता है कि आपका 55% में भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि तो इसमें रिलेटिविटी वाली चीजें देखी जाती हैं। इसलिए एक तो सिमिलर नेचर ऑफ एग्जाम जरूर दीजिए, उससे क्या है कि बीच बीच में आपको सफलता मिलती रहेगी और प्लस थोड़ा आपको कंपटीशन से फेस करने की जो आपकी क्षमता है, निरंतर क्षमता वो बढ़ेगी। रह गई बात परिवार समाज पढ़ाई, तो मैं एक चीज को क्लियर कर दूं कि ये चीज इस पर हम जोर भी देना चाह रहे थे, आप नहीं भी पूछते तो मैं जरूर इसको बोलता कि आप गोल सेटिंग बिल्कुल टारगेटेड कीजिए। ये बिल्कुल सबसे जरूरी काम है। आप बिल्कुल एक सेट कीजिए कि हमको ये चीज करना है। आपको बैंक का तैयारी करना है, आपको एसएससी का तैयारी करना है, आपको बीपीएससी का करना है, आपको यूपीएससी का करना है। जो इन्होंने एक और भी पूछा कि शुरुआत कैसे करें, तो पहले आप चाहे 1 महीना लगाइए, 2 महीना लगाइए, लेकिन गोल सेट कीजिए हमको करना क्या है। करने के बाद आप उसका दूसरा चरण है सिलेबस उठाइए, चाहे कोई भी परीक्षा, और सिलेबस में आप एक अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हम कितने समय में सिलेबस को खत्म करेंगे। परीक्षा के हिसाब से वनडे एग्जाम है, आप 6 महीने का लक्ष्य रखिए। बीपीएससी यूपीएससी है तो कम से कम 1.5 साल का आप लक्ष्य रखिए कि अगर आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो पूरे सिलेबस को एक बार ढंग से कवर करने में आपको 1.5 साल लगेगा। अब इस 6 महीने में बिल्कुल टारगेटेड ढंग से, जब आपने तैयारी कर लिया कि वनडे एग्जाम में हमें 6 महीने में तैयारी करना है, तो फिर 6 महीने में करना है। ये आपके करियर का प्रश्न है ना। ये जो सफलता मिलेगी वो आप टेबल के उस पार बैठेंगे कि इस पार बैठेंगे, ये डिसाइड करेंगे। तो अब इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो? सफलता। और ये हम एक क्लोज डोर में कह रहे हैं, देखिए अगर आप सफलता जिस दिन नहीं निकलता है आपका, तो लोग 100 कमी बताएंगे कि तुम फलाने रिश्तेदारी ज्यादा अटेंड करते हो, कम पढ़ते हो, फलाने दोस्त के साथ रहते हो, ये कोचिंग नहीं किए थे, ये वाला मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, इसलिए नहीं हुआ। और जिस दिन से हो जाएगा तो उसी दिन तुम्हारी 10 पढ़ाई की जाएगी। तो तुम बचपन से ही पढ़ने में तेज थे, तुम्हारा तो होना ही था, पिछली बार 2 नंबर से रह गया था, इस बार निकलना ही था। तो लोगों की भाषा बदल जाती है। इसलिए जो कहते हैं ना कि विजय के 100 पिता होते हैं, हार तो अनाथ होती है। हिस्ट्री के विद्यार्थी सब पढ़े ही होंगे। तो इसलिए आपको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से है, इसलिए हम कहेंगे आपको टारगेट ये रखना है कि हमें सफल होना। इसलिए आप महत्वपूर्ण है, आपकी सफलता महत्वपूर्ण है। इसलिए उसमें जो पारिवारिक, सामाजिक और अन्य जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उस दायित्वों का उतना ही निर्वहन कीजिए जो कि उपयोगी है। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि अब आपकी माता जी बीमार है तो कहीं मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं इलाज नहीं, ये नहीं है। जो अति आवश्यक सामाजिक दायित्व है उनकी पूर्ति कीजिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन व्यर्थ का समय बर्बाद करना, जैसे हर शादी ब्याह अटेंड करना, अटेंड करने में भी अगर 1 घंटे में काम चल जाए तो उसको छोड़ के 3 दिन गाँव में पड़े रहना, ये सब काम नहीं करना। चीजों को आप अटेंड कीजिए। लोगों को ये भी नहीं लगना चाहिए कि आप कटाफ हैं, लेकिन मूल फोकस होना चाहिए आपको तैयारी कि 90% समय, 85% समय हम अपने पर देंगे, 10-15% समय ठीक है जो अन्य चीजें भी हैं उनको। क्योंकि देखिए आपका ये टाइम बाउंड है, आपकी उम्र निकल जाएगी, लोग केवल हंसेंगे आप पर कि आपका नहीं हुआ। जिस दिन आपका हो, इसलिए जो 5 साल, 3 साल, 4 साल जो बिल्कुल टाइम मिला है वो अनमोल समय दोबारा लौट के नहीं आता। हमारे ऐसे बहुत से लोगों को होता है, हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड हैं कि बहुत लेट में तैयारी शुरू की, शायद पहले तैयारी किए होते बीपीएससी निकल जाता है, लेट में तैयारी शुरू किए तो ठीक है बीपीएससी निकालता है। तो इसलिए बिल्कुल जो 2 साल, 3 साल, 5 साल आप उम्र के जिस भी पड़ाव में है, बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करते। तो स्वामी विवेकानंद जी का है ना, उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। इसको आपको अपने जीवन में उतारना है। जिस भी चीज का आपने टारगेट कर लिया कि मुझे ये एग्जाम निकालना है, तो जब तक वो नहीं निकलेगा उसी हिसाब से आपको अपनी पर्सनैलिटी भी डेवलप करना है। हम सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा इसमें जोड़ते जाएंगे, इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट रहना। जो हम लोग एक सामान्य भाषा में कहते हैं ना कंसंट्रेट, तो उसका अगर विस्तार करें तो यही है कि जितने भी चीजें हैं आप मानकर चलिए कि वो सब एक्सटर्नलिटीज हैं, वो आपको करना है, लेकिन बस 10 से 15% की समयावधि में आप उसको निपटा दें। बाकी जो 90% समय है, दिन में लगभग 7 घंटे सभी लोग सोते हैं, 17 घंटे जागते हैं। तो आप 17 घंटे मान के चलिए कि 15 घंटे हमें अपनी तैयारी में देना। अब 15 घंटे का तात्पर्य नहीं कि आप उसको पढ़ते ही रहें लगातार। पढ़ने के लिए
लगातार कंसंट्रेशन के साथ 8 घंटे 9 घंटे पर्याप्त है। उसके बाद फिर जैसे 16 घंटे पढ़ना, तो भाई 16 घंटे कोई एक ही क्षमता से नहीं पढ़ सकता है कि पहले घंटे में जिस क्षमता शुरू करेगा उसी क्षमता से 16वें घंटे में तब पढ़ेगा, ऐसा सामान्य विद्यार्थी नहीं है। आपको नहीं आता, नियमित रूप से आप 7-8 घंटे पढ़ाई कीजिए और जो बाकी समय है, जो चीज आपने पढ़ी है उसी को सोचिए, उसका मनन कीजिए। और लिखित परीक्षा, ये जो परीक्षा वाला एंगल है कि हम आंसर राइटिंग कैसे करें, तो आप क्वेश्चन, जैसे कोई एक टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे कोई एक उदाहरण हम ले लें, जैसे मान लीजिए कि आपने मूल अधिकार का ये टॉपिक पढ़ा, तो फंडामेंटल राइट्स का जब आपने टॉपिक पढ़ा तो क्या मूल अधिकार दिए गए हैं उस पर जैसे देखिए, अब उसमें कई तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे कि संविधान में कहाँ है, किस अनुच्छेद में है, किस देश से प्रेरित है। जो बच्चे बीपीएससी यूपीएससी कर रहे हैं उनको जो एकदम मेन अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो बिल्कुल याद भी रहना चाहिए। उसके बाद उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, एक्सेप्शंस क्यों हैं। उसके बाद क्योंकि लंबा समय हो गया तो पिछले इतने लंबे समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण मामलों में क्या क्या निर्णय लिए गए, और उस जो मूलाधिकार से संबंधित पिछले 60-70 सालों में महत्वपूर्ण कोई 2-4-5 इंसिडेंट हुई होंगी तो क्या हुई और उसका क्या रिपरकशन है। इतने बिंदुओं पर आपको तैयारी करना है और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आपने उसको एग्जाम के एंगल से नहीं सोचा। और जब भी आप पढ़िए तो देखिए, जिस भी चीज का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका 10 साल का लास्ट पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप अपने साथ रखिए। उससे क्या रहेगा ना कि जो जो चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे थोड़ा उसको देखते भी जाइए, क्योंकि तैयारी में ये इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हो सकता है कि किसी चैप्टर को आपने जिस दृष्टिकोण से पढ़ा हो उस दृष्टिकोण से परीक्षा में पूछा ही नहीं सकता, खासकर शुरुआत में जो नए बच्चे तैयारी करते हैं। जो लोग 2 साल तैयारी कर चुके हैं उनको धीरे धीरे इस चीज का ज्ञान हो जाता है, लेकिन किसी चैप्टर को आप जिस एंगल से पढ़ रहे हैं क्या उसी एंगल से पूछा जा रहा है परीक्षा में, ज्यादा डीपली पूछा जा रहा है, लाइटली पूछा जा रहा है। अगर आप जितना पढ़ रहे हैं उस सीमा तक नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन आ रहा है तो पूछा गया वो आपको टू द पॉइंट नहीं आ रहा है, तो और आपको पढ़ने की जरूरत है, टेक्स्ट बुक्स बदलने की जरूरत है, और जिसमें डिटेल में दिया हो उसको देखने की जरूरत है, या आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं उनसे इस विषय पर आपसे डिस्कशन करने की जरूरत है कि इससे काम नहीं चलेगा, हमें और डीपली पढ़ना है। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस सभी सब्जेक्ट में और यूनिफॉर्मली आपको करना है। लिखने की जहां तक बात है तो बिल्कुल एक बहुत सिंपल हम आपको फंडा देते हैं, लिखने के साथ साथ इंटरव्यू में भी आपको काम आएगा। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, आप एक माइंड मेकअप कीजिए कि आपको 5 पॉइंट में उसका जवाब लिखना है मात्र। ज्यादा शॉर्ट में लिखना है तो 3 पॉइंट में, थोड़ा सा नॉर्मल आजकल 200-250 वर्ड वाला आता है तो 5 पॉइंट में। तो कोई भी क्वेश्चन में आप तुरंत माइंड मेकअप कीजिए कि हमें 5 पॉइंट अगर लिखने हो तो हम क्या लिखें, और ये चीज आप तैयारी के साथ इनबिल्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए असहयोग आंदोलन है, तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, तो आपको मान लीजिए बहुत आपने असहयोग आंदोलन पढ़ा, 50-60 पेज पढ़ा, तमाम तरह का नोट्स है, वर्णन है, बहुत से फैक्ट्स उसके बारे में आपके दिमाग में भरे हुए हैं, लेकिन फैक्ट्स को अच्छी तरीके से टोन अप नहीं किया, परीक्षा के दृष्टिकोण से उनको आपने अलाइन नहीं किया। अब देखिए क्या परिस्थितियां थी और इसका इफेक्ट क्या रहा, ये तो अलग क्वेश्चन है। तो क्या परिस्थितियां थी तो एकदम 5 पॉइंट आपको अपने दिमाग में बनाना है। ये चीज इंटरव्यू में भी लागू, आप कोई भी चीज है, जैसे इंटरव्यू में नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि आपके शहर में क्या 5 प्रमुख समस्याएं हैं, या प्रमुख समस्याएं क्या हैं और उसका आप क्या समाधान करें। मान लीजिए कि अतिक्रमण की समस्या हटाना है या ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 5 पॉइंट क्या होंगे। तो ये आप हमेशा ये 5 पॉइंटर या 3 पॉइंटर ज्यादा शॉर्ट में है, तो ये फार्मूला याद रखिए। अगर 5 पॉइंट आप दिमाग में बैठाएंगे तो उसको आप 3 में कर लेंगे। इस एंगल से सोचने को शुरू करिए। जैसे अपने यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है कॉलेज में है, उसमें क्या है कि कॉपी भर दिए, खासकर ह्यूमैनिटीज में, और साइंस सेगमेंट में क्या है कि आंसर आ गया तो ठीक है। ये दोनों चीज थोड़ा यूपीएससी बीपीएससी में डिफरेंट हो जाता है। जैसे ह्यूमैनिटीज के जो विद्यार्थी हैं, इसी तरह जैसे मान लीजिए आप लोग, बहुत से बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, तो देखिए तैयारी का बिल्कुल मानक क्या है कि जो पूछा गया वो आपको आता है कि नहीं, उसी चीज को जो हमने अभी बोला। जैसे बहुत से बच्चे हैं अपना, ठीक है, हिस्ट्री हमने बहुत पढ़ लिया, हिंदी बहुत पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, पढ़ते ही हैं, सभी बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, इसमें कोई वैसा बात नहीं है, लेकिन
डिफरेंस का बिंदु क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो टू द पॉइंट आपको आता है कि नहीं, तब आप समझिए कि आपकी तैयारी पूरी है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हिंदी का कोई विद्यार्थी, अभी हम लास्ट ईयर का पेपर देख रहे थे, जैसे अब उसने पूछा कि महाभोज उपन्यास का नामकरण महाभोज क्यों, तब आपने महाभोज उपन्यास चाहे 50 बार पढ़ा हो, उसकी कहानी आपको सब मालूम, लेकिन आपको विवेचना करना है कि उसका नाम महाभोज क्यों। महाभोज, महा प्लस भोज, तो महा वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है और भोज वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो इसका आंसर लिखेंगे, अब जो भी उसका पैटर्न हो 300-400 वर्ड में, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कीजिए अपने दिमाग में 5 पॉइंट्स, इस 5 पॉइंट्स पे हम लिखेंगे। अब इसका आपको आंसर राइटिंग करना है। अगर मान लीजिए आपको 250 वर्ड में लिखना है, तो पहले आप उसका एक शॉर्ट में 4-5 लाइन में लिखेंगे उपन्यास के नामकरण से संबंधित एक प्रारंभिक बात है। इसके बाद 4-5 जो प्रमुख बिंदु लिखना चाहते हैं, 40-40, 50-50 शब्दों में आपको उसको लिखना है, और लास्ट में 25-30 शब्दों में उसको कंक्लूड कर देना। हो गए आपके 250 वर्ड। 250 वर्ड तो आपको देखने का है, आप उसको मैथमेटिकली डिवाइड कीजिए। आपको 25-30 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिखना है, 5 पॉइंट लगभग 40 वर्ड में लिखने हैं, सब 200 वर्ड हो गए, और लास्ट में 25-30 वर्ड में हम कंक्लूड करेंगे। और अपनी थॉट प्रोसेस, अपने विचारों को आप उस हिसाब से अब कंसंट्रेट कीजिए। आपको आता बहुत है लेकिन आपको लिखना 4 ही लाइन, तो हम वो 4 लाइन क्या लिखें, ये टू दी पॉइंट आपको करना है। और जहां पर आपका अध्ययन बहुत अधिक है और लिखना आपको शॉर्ट में है, तो आपको वो चीजें सीधे तौर पर लिखनी है जो प्रमुख है। और थोड़ा कंपटीशन में एक चीज और आपको देखना है कि अगर आपको ऐसा लगता है, तो धीरे धीरे तैयारी से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब तो बेसिक बातें हैं, सारे लोग जानते हैं, ये चीज थोड़ा डिफरेंट है, हम जानते हैं, जो कि कम बच्चे लिखेंगे, तो इसको आप जरूर लिखें। क्योंकि जब भी टीचर उसको देखते हैं इवैल्यूएशन के समय, तो देखिए आकलन बस वो यही कर लेते हैं कि स्टूडेंट, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं ना कि कितने पानी में है, अगर आपका एक आंसर हम देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा कि आपने उस उपन्यास को किस एंगल से और कितना गहराई तक तैयार किया है। इसलिए बहुत बेसिक बातों को नहीं लिखना है, तब एकदम सीधे टू दी पॉइंट, और आपको जो लगता है कि कुछ डिफरेंट चीजें आपको मालूम है उसको हाईलाइट करते हुए आते हैं। और यही आपके तैयारी का मानदंड भी है। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि हम तैयारी हमारी ठीक है कि नहीं, या कैसे आगे बढ़ें, तो यही आपको ध्यान रखना है। ये यूनिफॉर्मली सभी चीजों पे लागू होता है। यही वनडे एग्जाम में है, आपने कोई टॉपिक तैयार किया, अब उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक निर्धारित समयावधि, जो भी आपको उसको 30 सेकंड 40 सेकंड में सॉल्व करना है। नहीं, अगर सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं तो आपकी तैयारी खराब है। इसलिए और इसमें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अपनाना है, भागना नहीं है। आपको तैयारी करके और अपने वीक पॉइंट्स पे फोकस करना है। जैसे नॉर्मली कॉलेज की पढ़ाई और इसकी पढ़ाई में डिफरेंस क्या है, कॉलेज की पढ़ाई में हमें जो टॉपिक ज्यादा आता है हम उस पर फोकस करते हैं। नॉर्मली उसमें चॉइसेस भी रहती है, 5 में 3 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन, तो 20 टॉपिक है तो 12 अपने ढंग से पढ़ लिए तो 10 में 5 हमारा हो ही जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, ये कंपटीशन है। अब इसमें 20 क्वेश्चन में अगर 20 करना है तो आपको 20 आने चाहिए। अगर 20 में 12 आपके चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, 8 नहीं आते, तो आप उस 8 को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वो 12 तो आपको आते ही है। उस 8 को जो बाकी बचे हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ो। और यह टॉपिक नहीं है सिलेबस का, कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप ढंग से पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। अब रहा कोई बात आंसर राइटिंग की, तो देखिए आंसर राइटिंग तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट होता है, लेकिन शॉर्ट में हम यही बता रहे हैं जो पूछा गया है एग्जैक्ट उसका आंसर लिखिए। बाकी जो सब्जेक्ट वाइज है, अब किसी में मैथ्स बनाना है उसको प्राथमिकता दी जाती है, किसी में पॉइंट वाइज लिखना है, किसी में आप अपना चार्ट वगैरह बना करके लिखते हैं। बहुत से क्वेश्चन आपको हैं कि पहले से मालूम रहते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए, तो डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से उसको लिख सकते हैं। जो साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, कोई है साइंस स्ट्रीम का विद्यार्थी जो साइंस से तैयारी कर रहा है, चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को हम बता देते हैं कि भाई साइंस की कोचिंग भी कम होती है, जो होती भी है तो थोड़ा अच्छी कोचिंग कम होती है। इसे देखिए, जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स या इसके विद्यार्थी हैं, जो मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा था, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस यही है कॉलेज से
कि जो भी प्रॉब्लम यूपीएससी और यूपीएससी के हम हो, वनडे एग्जाम में तो आपको तुरंत सॉल्व करना है, रिजल्ट है। उसमें क्या कि पहले आप एक पैराग्राफ में जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिख दीजिए, टीचर इसको पढ़ना चाहता है। क्योंकि देखिए कैलकुलेशन इस लेवल पर एक सेकेंडरी चीज है। ये माना जाता है कि आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जनरल कैलकुलेशन वो कर ही लेंगे और एक आंसर पर पहुंच ही जाएंगे। तो वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आंसर आपका सही होने चाहिए, तभी आपको बेहतर मार्क मिलेंगे। लेकिन जो पहला पैराग्राफ है उसमें आप उस कॉन्सेप्ट को जरूर समझें कि ये क्या चीज है, और आपको मालूम रहता है कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को एक पैराग्राफ में आप जरूर एक्सप्लेन कर दीजिए। होता क्या है कि बच्चे डायरेक्ट सवाल लगाना शुरू करते हैं, जो पूछा गया तो डायग्राम बनाए और फट से अपना जो फार्मूला वगैरह लिखे और जो कॉन्सेप्ट है उसको शॉर्ट में बीच में 2 लाइन में लिख के और अपना प्रोसेस करके आंसर पे आ गए। ये नहीं करना है। आपको शुरू में 4-5 लाइन में जरूर उसकी कॉन्सेप्ट को लिख देना। जो फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, आपको मैथमेटिक्स की तरह इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स में पेज बाय पेज चीजें होती हैं। तो सीक्वेंस में लिखना है, रीजनिंग के साथ लिखना है। किसी भी स्टेप में हमने क्यों किया ये जरूर लिखते जाइए। हर स्टेप पर इसको क्लियर कट खोल के मेंशन करते जाइए कि ये हमने क्यों किया। तो अगर केवल इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे तो मार्क्स की संभावना बेहतर हो जाएगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर शॉर्ट में हम बोलेंगे, फिर हम लोग सेकेंड राउंड में आपको क्वेश्चन लेंगे, जितनी बातें बताएंगे उसको लेंगे आपको। देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में 4-5-6 अच्छी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। एक तो पहले कि आपकी जो बोलने की कैपेसिटी है, आप जिस भी में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, बोलने की जो आपकी कैपेसिटी है अच्छी होनी चाहिए और आप अपनी बातों से सामने वाले को कन्विंस कर सकें, लॉजिकल बातें रखना चाहिए। इसलिए बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, खूब कीजिए, ग्रुप डिस्कशन से कीजिए, किसी के सामने कीजिए, अकेले कीजिए, रोड पे कीजिए, मैदान में कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, खूब बोलिए। कुल मिला के तरीके बहुत हैं। तो बोलने का अच्छा होना चाहिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, मैं जरूर कहूंगा कि आप हल्का फुल्का इंग्लिश बोलने की भी प्रैक्टिस करें। हम इस सेंस में कह रहे हैं कि अगर आपका हिंदी मीडियम है और इंटरव्यू बोर्ड ये देखता है कि नहीं बच्चा इंग्लिश भी बोल लेता है और जानता है, तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है आपके मार्किंग में। आपको अभी मतलब है अपनी मार्किंग से। तो अगर आपके इंटरव्यू बोर्ड को ये चीज हो जाती है कि नहीं इस बच्चे का हिंदी मीडियम है लेकिन इंग्लिश भी इसकी अच्छी है, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि आपके कुछ मार्क्स बढ़। दूसरा ये कि सारे बच्चे जहां भी इंटरव्यू वाले परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ देखिए आपकी बेसिक चीज, आपका अपना परिचय, आपके नाम का, आपके होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आपके स्टेट के बारे में, आपने जो पढ़ाई की उससे संबंधित जनरल चीजों के बारे में, ये चीजें तो सारे बच्चों को जानना। अब आप जमुई के रहने वाले हैं तो जमुई के बारे में जितना डीपली आप पढ़ाई कर सकें, भौगोलिक स्थिति हो, पर्यटन स्थल हो, आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, विकास की स्थिति हो, विभिन्न प्रकार के मानव विकास के जितने सूचकांक है उनमें स्थिति हो, आगे कैसे सुधारेंगे स्थिति हो, तो इन सारी चीजों की जानकारी होना ही चाहिए। एक तो ये इंटरव्यू का पहलू हो गया, बोलने की अच्छी हैबिट। दूसरा की जो है अपने बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इन सब के बारे में। तीसरा महत्वपूर्ण एंगल होता है कि विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं वो लोग कुछ क्वेश्चन आपके सामने रेज करेंगे, कुछ परिस्थितियां रेज करेंगे। तो वही जो हमने कहा कि 5 पॉइंट 3 पॉइंट नॉर्मली इंटरव्यू में ऐसे ही पूछा जाएगा। दूसरा कुछ तो समय भी कम होता है, लिखित में ठीक है आपको 200 वर्ड में कहा गया, हो सकता है आप 400 वर्ड में भी लिख दें, लेकिन वहाँ आप ऐसे थोड़े किसी प्रॉब्लम का समाधान पूछा गया तो आप बोर्ड के सामने आधे घंटे से भाषण देंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। बोर्ड तो आपको 1-2-3 मिनट देगा बहुत बहुत, फिर इंटरव्यू करेगा ही करेगा। इसलिए किसी चीज का समाधान बिल्कुल 3 पॉइंट 5 पॉइंट, कोई प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें ये बिल्कुल आपको रेडी रहना चाहिए। और अभी जो आप लोगों की उम्र है, समाधान के बिंदु पर बहुत तरह की बातें होती हैं, लेकिन आपको एक जनरल सोल्यूशन देना है। अभी आप कैंडिडेट हैं, अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप उस विषय वस्तु के एक्सपर्ट नहीं है। बोर्ड ये आशा करता है कि एक सामान्य युवक है, उससे थोड़ा आप बेहतर लॉजिकल ढंग से अपनी बात करें। कोई चीज का समाधान पूछा गया तो अब आप ऐसा समाधान नहीं बताएं जिसका उस चीज के समाधान से कोई बहुत सीधा संबंध नहीं हो।
इसलिए जो भी आप समाधान बताएं, जो भी किसी समस्या को पूछा जा रहा है उसका हल बताएं तो रीजन होना चाहिए, लॉजिक का। और इसी का प्रैक्टिस जो आप लोग देखते हैं ग्रुप डिस्कशन में या मॉक इंटरव्यू या आपके सीनियर तैयारी कराते हैं, आपके कोचिंग वाले कराते हैं, सभी लोग इसी चीज की प्रैक्टिस कराते हैं और आपको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखिए। अब बाकी जो जनरल तौर पर है, इकोनॉमी के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, सामान्यतः इन सब चीजों का करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, तो उसकी खूब ढंग से तैयारी रखिए। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कशन कीजिए, अपनी अप्रोच पॉजिटिव बनाइए। जैसे प्राय हम लोगों में एक ये बहुत इफेक्ट होता है और ये मतलब बचपन से आ जाता है, जैसे हम लोग हर चीज में क्रिटिसाइज करने का अप्रोच होता है कि हर चीज में बहुत गड़बड़ी है। अब जैसे मान लीजिए कि मिड डे मील योजना है, पीएम पोषण योजना ठीक से नहीं चल रही है, बच्चों को नहीं मिलता है, इतने स्कूल में बंद रहता है, गुणवत्ता खराब है। हम लोग उसके समस्या के वर्णन में हमारा पीएचडी होगा, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि इसका समाधान क्या है तो फिर हम अटकने लगते हैं कि अगर आपको इसकी जिम्मेदारी दे दी जाए कि इसको सुधारना है तो आप क्या करें। तो इसलिए हमेशा हमको सुधार के बारे में सोचना है। समस्या का वर्णन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, वो तो आप बचपन से देखते ही आए हैं, देख रहे हैं, आगे भी। महत्वपूर्ण चीज है समाधान। तो आपको ये देखना है कि पीएम पोषण योजना, मिड डे मील जिसका पहले नाम था, अब आपको सुधारना है तो आपको उसके लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। किस स्टेट में अच्छा चल रहा है, क्यों अच्छा चल रहा है, गड़बड़ी क्यों है तो क्यों है, और उसको हम कैसे सुधारें। और देखिए अप्रोच में एक चीज आप सुधारने का मतलब ये पहलू है कि भाई सारे हमारे शिक्षक ठीक हो जाए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। तो ये एक जनरल सोल्यूशन हुआ है। इसमें बोर्ड ये मानेगा कि आपने अपने दिमाग का अप्लाई नहीं किया, ठीक है। इसका कुछ आप दूसरा सोल्यूशन मानिए। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लॉक में उदाहरण के लिए 50 विद्यालय हैं, तो सारे विद्यालयों को हम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दें, एक समय निर्धारित करते हैं, उस निर्धारित समय पर सभी शिक्षक लोग छात्रों के साथ अपना फोटो उस पर डालें, उसको एक जगह हम ऑडिट। ये एक सोल्यूशन हुआ, ये एक तरीका हुआ, ये एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी कि हाँ आपने कुछ सोचा। तो किसी चीज के समाधान में आपको इंटरवेंशन क्या देने हैं, जनरल भाषण नहीं देना कि ऐसा हो जाए तो सुधर जाएगा। ट्रैफिक सुधारना है तो भाई सभी लोग नियम से चलने लगे, ट्रैफिक नियम का पालन करने लगे तो ट्रैफिक सुधर जाएगा। तो ये तो ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया, इसको आप लागू कैसे करें, ये चीज आपको सोचना है। और ये देखिए बहुत आप लोग के लेवल पर ये आशा नहीं की जाती कि आप बहुत हाई फाई और बहुत आदर्श सोल्यूशन उसका बताएंगे। एक पर्सपेक्टिव देखा जाता है कि हाँ अगर आप सोल्यूशन में ध्यान रखिए कि 3 पॉइंट 5 पॉइंट पूछा गया, 2 भी इंप्रेसिव पॉइंट बता देते तो बोर्ड को लगेगा कि हाँ नहीं बच्चे ने इस दिशा में कंस्ट्रक्टिव वे में सोचा है। इसलिए चीजों को सोल्यूशन के दृष्टिकोण से सोचिए। इस एंगल से नहीं सोचना है कि प्रॉब्लम है, बैठिए दोस्तों के साथ तो 1 घंटे प्रॉब्लम पर ही चर्चा, वो नहीं है, वो कहीं नहीं कोई सुनेगा आपसे, हमेशा आपसे समाधान पूछा। तो इसलिए समाधान पर केंद्रित रखना है। ये इंटरव्यू में एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है और इसको हम लोग लास्ट तक पूछते हैं। समाधान कितना अच्छा से अच्छा हम डेवलप कर पाते हैं ये आप प्रयास कीजिए। और बाकी बेसिक चीजें हैं, देखिए जहां भी है थोड़ा सा सिस्टमेटिक हैबिट डालिए। आप 6 महीने तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल कर रहे हैं, तो अपना एक शेड्यूल जरूर बनाइए कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को हमें कब से कब तक पढ़ना है। ये सारे बच्चों का अपना अलग अलग है, इसको कोई एक हम लोग ये नहीं ये फार्मूला हम बता दें और सारे बच्चे इसको लागू करें। ये आप लोगों को अपना अपना बनाना है, लेकिन सारे लोग बनाइए, जो बनाते हैं उसको लागू कीजिए। अब आपको अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अब ऐसा नहीं कि आपके पेरेंट्स जब आपके पीछे पड़े रहेंगे या फ्रेंड्स आपके पीछे पड़े रहेंगे या टीचर्स पड़े रहेंगे तभी आप करें, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा और खुद उसको फॉलो करना होगा 100%। ये सेल्फ डिसिप्लिन की भावना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना, ये आपको स्वतः जगानी होगी। और अगर टारगेटेड अप्रोच लेके चलेंगे, जैसा इन्होंने अभी कहा निगेटिविटी, मैं एकदम 100% बता दूं कि हमारे साथ जितने बच्चे पढ़ते थे, जो भी सिंसियर थे, 100% सबका सिलेक्शन हो गया। हम गवर्नमेंट ही जॉब की बात कर रहे हैं कि 100% जो इस लायक थे, जैसा जिनका बौद्धिक स्तर था, कोई भी बच्चा आज की डेट में ऐसा नहीं है कि जिसका कहीं नहीं हुआ। और ये हमारा व्यक्तिगत रूप से ही मानना है।
कि जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच है कि हमें निकालना है, तो वे बच्चे कर ले रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट। एक राउंड उन्होंने बहुत बेसिक चीजें बताई। अब आप लोग जो है आगे पूरा पूछे और बिल्कुल नेचुरल पूछे। देखिए यहाँ पर हम लोग बोलो बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग सर, मैं दौलत कुमार B.Ed क्लास का छात्र हूँ। मैं सर बहुत दिनों से रेलवे और बैंकिंग का तैयारी में लगा हुआ, काफी मेहनत के करने के बाद भी मैं असफल हो रहा, क्या नहीं करना। ये आप बताइए। देखिए थोड़ा सा हम इसको और अब करेंगे। देखिए जितने भी बच्चे हमारे वनडे एग्जाम, ठीक है, आप लोगों का तो सामान्यतः रीजनिंग, मैथ, जनरल जीके, इंग्लिश का जो अपना आया, नॉर्मली यही सब टॉपिक्स हैं। सामान्यतः जितने वनडे एग्जाम में बच्चे हैं, आप लोग यही सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप लोगों के ये सारे टॉपिक्स इजीली डूएबल हैं। मैं बता दूं, मैथमेटिक्स है वो आपकी क्लास 10 लेवल से ऊपर नहीं है। हल्का फुल्का परमुटेशन कम्बिनेशन थोड़ा बहुत रहता है 11-12 का, लेकिन जो आपका जनरल मैथमेटिक्स का लेवल है उसमें वो क्लास 10 से ऊपर नहीं है। रीजनिंग भी ऐसी है कि वो बिल्कुल आप कर सकते हैं प्रैक्टिस से, और जो आपके जहाँ से भी आप मार्गदर्शन ले रहे हैं उसके माध्यम से इजीली आप उसको कर सकते हैं। जीके जो आपका है वो नॉर्मली मेमोरी बेस्ड है, चीज़ों को आपको याद कर लेना है। अब उसके आधार पर अपना चाहे जो भी आप पढ़ें, चाहे इतिहास पढ़ें, भूगोल पढ़ें, अर्थशास्त्र पढ़ें, राजनीति शास्त्र पढ़ें, संविधान पढ़ें, कुछ भी जीएस का कोई भी क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में है वो नॉर्मली मेमोरी बेस्ड है, तो वो भी बिल्कुल वेल डिफाइंड है। इसके अलावा इंग्लिश वगैरह की जितनी चीजें हैं, चाहे ग्रामर से रिलेटेड है, चाहे वोकैबुलरी से रिलेटेड है, वो भी आपकी मेमोरी बेस्ड है, आप कर सकते हैं। पहले तो आप सभी चैप्टर्स का, अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ठीक है आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ठीक है, नहीं तो सामान्यतः हम जोड़ देंगे कि सभी चैप्टर्स का खूब विधिवत ढंग से स्टडी कीजिए, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाए। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए प्रैक्टिस में मत आइए, वो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब। जिसको एक हम लोग कहते थे ना, बचपन में जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे टारगेट यही रहता था, जो डॉट पेन से करते थे तो सुबह जिससे शुरू करते थे तो शाम होते होते खत्म हो जाता था। इनवेरिएबली इतना प्रैक्टिस हम लोग करते थे। मतलब ये हम बता रहे हैं क्लास 7 से 8 का, हम परीक्षा की तैयारी समय नहीं बता रहे, तो ये प्रैक्टिस आपको करना है। पहले मैंने बताया कि अब आपको दिल से तैयारी करना। ये शब्द से जो कहा जाता है इसका व्यवहारिक अर्थ यही है कि जब तक हम अचीव नहीं कर लेंगे तो जो भी बाधा आएगी हम उसको विजय प्राप्त करेंगे। जिस चैप्टर को हमें नहीं आ रहा है हम उसको खूब पढ़ेंगे और खूब उसकी प्रैक्टिस करेंगे। किसी चैप्टर से हमको भागना नहीं। निर्धारित टाइम फ्रेम में नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर है कि इसका मतलब कोई ट्रिक है, कोई ऐसी बात है जो संयोगों से हमसे छूट जा रही है। हम उसको जानेंगे, उसको पकड़ेंगे, फिर उसकी तैयारी करेंगे। दूसरा ये कि तैयारी आप सभी लोग कर लेते हैं। अब थोड़ा सा एक और भी बात हम हट के कहेंगे। धीरे धीरे जो बच्चे खासकर 2 साल 3 साल आपने तैयारी किया तो तैयारी लगभग सारे बच्चे कर रहे हैं। जो तेज बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम आपका फंसता है रिविजन में। जो एग्जाम से महीना 2 महीना पहले का रिविजन होता है वो रिविजन बहुत ढंग से नहीं हो पाता। यूपीएससी में तो बीपीएससी में बहुत महत्वपूर्ण रिविजन है और वनडे एग्जाम में जैसे यूपीएससी में ये खूब सिलेबस है, हम थोड़ा इसको विस्तार से बताएंगे। ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम। तो होता कि जैसे हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड थे और मैं कह सकता हूँ पढ़ाई में हमारे लगभग बराबर है, और आपको आश्चर्य होगा कि बेचारे कभी प्रीलिम्स यूपीएससी का नहीं निकाल पाए, लगभग बराबर थे। और हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिए और सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए। अंतर क्या था, हमने बहुत क्लोजली बात किया, उनका भी माइंड शार्प था, वो हमसे ज्यादा अच्छे से नोट्स बनाते थे, ज्यादा डिटेल से था, खूब प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उनकी रिवीजन स्ट्रेटजी गड़बड़। रिवीजन में आपको जैसे यूपीएससी या बीपीएससी तो आपको लगभग 3 महीने पहले, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस की तैयारी आपकी अच्छी है तो प्रीलिम्स तो आपका निकल ही जाएगा। तो अंतिम 3 महीने में रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जितना भी सिलेबस है वो एक बार आपके आंख के सामने से जरूर। और इसी प्रकार से वनडे एग्जाम में कि जितना भी आपके मेन फार्मूले हैं, ट्रिक्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, या जो आपको जीके का कंपोनेंट है, इंग्लिश का कंपोनेंट है जो आपको याद करना है, वो 15 दिन पहले आप उसको फुल्ली रिवाइज कर लें। किसी चीज को ऐसा मतलब ये आपको शेड्यूल अपना बनाना पड़ेगा। अब जैसे हमारा मान लीजिए मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग था तो हम
जब रात को बिल्कुल थक जाते थे तो 1 घंटा मैथ पढ़ते। मतलब ऐसे आप देखिएगा तो बहुत उसका कंपोनेंट है। भाई मान लीजिए यूपीएससी में है, हम लोग के समय 2 ऑप्शनल होता था, तो 600 1200 का ऑप्शनल, 600 का जीएस, 1800 का और 200 का ऐसे 2000 का। तो 2000 में अगर आप देखें तो मैथमेटिक्स का पोर्शन था 600, 30%। अगर हम मान लीजिए 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आइडियली हमको 3 घंटे पढ़ना चाहिए, मार्क्स के एंगल से देखेंगे। लेकिन चूंकि वो सब्जेक्ट हमारा बहुत मजबूत है, हमने उसको कॉलेज में पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, तो जब हम बिल्कुल थक जाते थे कि अब हमको पढ़ाई क्लोज करना है तो अंतिम 1 घंटा मैथ पढ़ते, क्योंकि हमारा क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपको अपने बनाना है। तो बाकी 9 घंटे में जहां हमारा वीक है वो हम पढ़ेंगे, इसमें वीक से आपको भागना नहीं है। तो रिवीजन की ये स्ट्रेटजी आपको जरूर बनाना है कि अंतिम समय में हम रिवीजन कैसे करें, कि अंतिम 3 महीने में या 15 दिन में, जो वनडे एग्जाम यूपीएससी में है, कि कैसे हम पूरे सिलेबस को हमारे आंख के सामने से एक बार जरूर निकालें। अगर वो निकला रहेगा तो एग्जाम में आपको उसको बेहतर लिखने की, तुलित करने की संभावना अधिक है। मान लीजिए कोई फार्मूला आपने 6 महीना पहले पढ़ा है, अंतिम 15 दिन में आपके सामने से नहीं हो सकता है उसमें कई माइनस आपने प्लस करके निकाल दिया, कुछ उसमें गलत स्क्वायर है आपने क्यूब करके कैलकुलेट कर दिया, कुछ माइनस त्रुटि कर दी। इसलिए अगर आपका रिवीजन अच्छा है कि अंतिम 15 दिन में वो चीज आपके सामने से निकलेगी, तो जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य भाषा में कि आपकी मारक क्षमता बढ़ जाएगी, एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी आपका रहेगा। ये सारी चीजें बिल्कुल जिसको कहते हैं कि आंख के सामने बिल्कुल आपको दिखते रहेगी। और ये बहुत समस्या होती है यूपीएससी में, आप सिलेबस लगभग सब पढ़े हैं, लेकिन अंत में 3 महीने में रिवीजन कैसे करें इस चीज का आपका डिफाइंड नहीं होता, और इस वजह से एग्जाम में यही होता है कि हाँ इसको तैयारी किए थे, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक से नहीं याद आ रहा है, जो स्पेसिफिक पूछा गया वो दिमाग से उतर गया है, अगले साल और पढ़ेंगे और अगले साल जब परीक्षा देते हैं फिर यही समस्या है। इसलिए बिल्कुल क्लियर कट रिवीजन की स्ट्रेटजी आप जरूर बनाएं कि हमें 90 दिन मिला है, ये 6 पेपर है, 90 दिन में मैं 900 घंटे पढ़ूंगा, तो 900 घंटे में इस 6 पेपर में मैं इस 2 पेपर में कमजोर हूँ, 4 पेपर में अच्छा हूँ, 4 पेपर को मैं इतने घंटे दूंगा, जिसको 2 में कमजोर हूँ मैं इतने घंटे को उसको आप दिन के हिसाब से अपना बैठा लीजिए। तो इससे क्या है कि जितना पोर्शन है बिल्कुल आपको यूनिफॉर्मली तैयार। हमने जितने एग्जाम दिए थे सब में सीधे इंटरव्यू दिया। स्टेट सर्विस में हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, यूपी में पीसीएस का एग्जाम, पीसीएस हमने पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरा 7वां रैंक था, तो उस समय एसडीएम का पोस्ट नहीं था, तो यूपीएससी में पुलिस में सिलेक्शन हुआ। जिसके बाद यूपीएससी हमने दिया था, आईएएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया और सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन। तो हमको जो लगता है, और मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया, मैं आपको ये बता दूं, मैंने कहीं किसी प्रकार का कोई कोचिंग नहीं किया, और मैं इलाहाबाद से बाहर भी कभी नहीं गया, मैं मुखर्जी नगर और ये सब कभी नहीं गया सिलेक्शन के पहले। सिलेक्शन के बाद हमने देखा कि ये मुखर्जी नगर है, यहाँ यूपीएससी की तैयारी होती है। मैं उदाहरण के लिए अभी किसी बच्चे ने पूछा कोचिंग के बारे में, तो कोई ऐसा अनिवार्य नहीं, आप बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिए अपनी पढ़ाई पर। और रिवीजन पर हम आते हैं कि रिवीजन को बिल्कुल आप स्ट्रांग करें, घंटे के हिसाब से, आप दिन के हिसाब से बिल्कुल बांट लीजिए। और हमको जो लगता है कि हमारी अप्रोच में जो सबसे पॉजिटिव चीज क्या थी, जो हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पे स्ट्रांग था ही है, हमने यूनिफॉर्मली सभी चीजों पर ध्यान दिया, चाहे आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो, चाहे ज्योग्राफी का पोर्शन हो, चाहे आपका पॉलिटी का पोर्शन हो, कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन हो, चाहे हिस्ट्री का पोर्शन हो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना हो, सभी चीजों को हमने पढ़ा। ये नहीं था कि इकोनॉमी में हम बहुत वीक है, इकोनॉमी के क्वेश्चन देखते ही भागे भरोसे हम करते हैं, ऐसा नहीं है, सारे पोर्शन पर एक समान पकड़। तो ये आपको करना होगा कि सभी जितने पोर्शन हैं, और हमको लगता है कि बहुत ही अचूक स्ट्रेटजी है कि आप सभी पोर्शन को एक लेवल से तैयार करें, और आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपके इंटरेस्ट के आधार पर जो 2-4 पोर्शन में आपको अच्छी रुचि है उसको आप एबव एवरेज करें। और सफलता में देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लास्ट में बस यही है, एक लेवल से एकदम आप सोचिए, जैसे अब कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, 11-12 हजार बच्चे सफल हुए, फाइनल सिलेक्शन कितना होना है, 700 होना है, तो 700 में जो अंतिम 3000 बच्चे होंगे एकदम बराबर, जो अंतिम 3000 बच्चे होंगे वो बिल्कुल बराबर। जैसे यूपीएससी में हम लोग इंटरव्यू दिए, सारे बच्चे बराबर है, सभी का हो सकता है, लेकिन अब आपको उसमें कैसे आगे निकलना है, यही चीज आपको आगे निकालनी है। जैसे मान लीजिए कि पूरे सिलेबस में 10 सब्जेक्ट है, तो 10 में 4 ऐसे हैं कि जो आपको आपकी पढ़ाई के आधार पर या आपकी रुचि के आधार पर आपको उसमें इंटरेस्ट है कि आप उसमें एबव एवरेज करेंगे, बाकी सामान्य बच्चों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
वो चीज आपको आगे दी जाएगी, वो चीज आपको जरूर करना है। खास कर जो 23 बच्चे हैं इसको जरूर ध्यान देंगे। जो 10 है 10 के 10 टॉपिक आपको पढ़ना है, और जो 4 टॉपिक 3 टॉपिक 5 टॉपिक जो आपका स्पेशल है उसमें एकदम आप बहुत अच्छे से पकड़ बनाइए। यही चीज आपको आगे दी जाएगी। या तो आप छोड़ देंगे चीजों को, 10 में आपने 2 टॉपिक छोड़ दिया, उससे क्वेश्चन आएगा तो उसका आप गोल मोल जवाब लिखेंगे मेंस में, उसमें कोई मार्किंग होता है। या आप सभी चीजों का जनरल आंसर लिखाएंगे तो बाकी बच्चों से आप आगे नहीं निकल पाएंगे। इसलिए आगे निकलने के लिए आवश्यक है कि सारे सिलेबस को एक लेवल तक कंप्लीट कीजिए, प्लस उस जो पार्ट है सिलेबस का उसको एकदम स्पेशल तैयार कीजिए कि उससे कोई क्वेश्चन आए तो बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसे हम लोगों का बता दें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल डायरेक्ट हम लोगों को लगभग उस समय याद था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई क्वेश्चन आए तो 100%। मैप आपको बिल्कुल क्लियर है, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप, ये बिल्कुल आपके हाथ की चीज है। अगर आप रोज आधा घंटा इसको देंगे, वही 30-40 पन्ने से तो आना है क्वेश्चन। वही इंडिया का मैप है 4 तरह का, वही वर्ल्ड का मैप है, उसी से आना है। मैप में लगभग 100% से उठा 4 क्वेश्चन आएगा तो हम 4, वर्स्ट केस में 3, इससे कम नहीं होगा, वो कर ही लेंगे। ये सब चीजें बिल्कुल आपके हाथ में। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल आपके हाथ की चीज है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बाकी तो जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, अगर आप पिछला 1 साल का अपडेट है तो 100% आप 10 में 8 क्वेश्चन कर ही लेंगे। इस तरीके से आपको सर्टेन चीजों को अपना बनाना पड़ता है कि नहीं यहाँ पर बिल्कुल हमारी पकड़ है और हम इसको अच्छे से करेंगे, तब आप निश्चित रूप से आगे निकलेंगे। आप तैयारी सिर्फ तैयारी के लिए करेंगे तो ये मत अप्रोच रखिए, सिर्फ नौकरी पाने के लिए करेंगे गिरे हुए मन से देह हाथ गिरा के कि इतने लाख बच्चे। हम भी ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे सामने भी उस समय आया था जब उन्होंने तैयारी शुरू किया। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं पढ़ने में बहुत तेज था शुरू से। हमारे साथ क्या दिक्कत हुई कि हमने इंजीनियरिंग नहीं किया +2 के बाद, तो सभी लोग उपहास के पात्र बन गए। हमारे साथ जितने बच्चे पढ़ते थे तो तेज बच्चे थे सब IT चले गए। हमने जानबूझकर इंजीनियरिंग नहीं किया और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, क्योंकि हमको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का ही और मेनली यूपीएससी का ही तैयारी करना था। तो अब उस समय यूपी में हमारे पैटर्न था कि 100% बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते थे, और तेज बच्चा कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले तो उस समय लोगों को लगा कि अरे ये क्या हो गया। तो भाई यही हुआ, लोगों ने कहा कि 4 लाख 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और 500 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो कैसे आप निकालिएगा। यही आंसर मैंने उस समय दिया कि भाई अगर मान लीजिए मैथ्स का हम यूपीएससी मेंस का पेपर देख रहे हैं और उसमें जितने मान लीजिए 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हमें 10 आते हैं तो मेरा क्यों नहीं होगा। 11वां थोड़े कोई करेगा, तो 10 करने हैं मुझे 10 आते हैं तो मेरा होगा। तो यही चीज आपको देखना है, इसमें आपको भागना नहीं है। बच्चे तो बहुत परीक्षा देते हैं और सिलेक्शन भी तो हर साल होता है, आपको ये चीज देखना है। तो सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा जो टारगेटेड अप्रोच के साथ। कट ऑफ देखिए, सभी परीक्षाओं में कट ऑफ का एक पैटर्न है, आप उस एंगल से भी देखें। मान लीजिए किसी परीक्षा में सामान्यतः 70% कट ऑफ है, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो 65 से 75 के बीच वो फ्लैक्चुएट करे। बहुत टफ पेपर आ जाएगा तो हो सकता है कि 68 पर हो जाए, थोड़ा इजी आ जाएगा तो 74 हो जाएगा। इसी 5% प्लस माइनस में कट ऑफ फ्लैक्चुएट करेगा। अगर आपकी तैयारी इतनी है कि 70 में सिलेक्शन नॉर्मली होता है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि मैं बिना किसी तुक्का मार स्टाइल के बिल्कुल कॉन्फिडेंस में 72-74 क्वेश्चन कर लूंगा, तो आप उस सक्सेस लिस्ट में आपको आना ही आना है, चाहे भले 10 लाख लोगों ने भरा हो फॉर्म, चाहे 20 लाख लोगों ने भरा। इसलिए इसमें नहीं जाना। और फॉर्म भरने का देखिए बहुत बेसिक कारण भी है जो हमने ऑब्जर्व किया है। देखिए थोड़ा सा लोगों की जागरूकता भी बढ़ी है। हमारे जितने रिलेटिव हैं सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कि आज से 15 साल पहले नहीं था। क्यों? क्योंकि लोगों में जागरूकता आ गई, गाइडेंस की अवेलेबिलिटी अधिक हो गई। आपका ई गाइडेंस या एम गाइडेंस, भी डिजिटल गाइडेंस जो भी कहिए इजीली अवेलेबल हो गया। पहले कहाँ कोई सोचता था कि दिल्ली जाएंगे 2 साल आगे तैयारी करेंगे, अब बहुत इजी है। हम लोग तो +6 के बाद ही घर से भाग रहे हैं। तो अब ये तो फॉर्म भरने के अन्य भी कारण है। ऐसा नहीं है कि पहले 2 लाख लोगों ने भरा, 8 लाख लोगों ने भरा तो अब 6 लाख बहुत सिंसियर लोग हो गए। कॉम्पिटिशन बढ़ने का निश्चित है, लेकिन इस चीज से बहुत परेशान नहीं होना कि कितने लाख लोगों का सिलेक्शन जितने पे होता है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा आपकी तैयारी है कि नहीं, बस यही महत्वपूर्ण है। वो अगर आपको आता है तो आपका होगा, और ये आपको थ्रू आउट देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इसमें तो आप लोग परीक्षा में बच्चे देते हैं तो वहाँ एक से एक आपको जिसको कहते हैं लाभार्थी से बात करने के बाबा लोग मिलेंगे। जैसे अब किसी ने मान लीजिए कि 120 क्वेश्चन में
पहले वो 40 क्वेश्चन ही करके आए, वो बात कर देगा कि मैंने 35 क्वेश्चन किया, 115 क्वेश्चन किया है, तो आपको मान नहीं लेना है वो 120 में 115, क्योंकि ये तो चमत्कारी की कोई बच्चा ऐसा पैदा होता है। अब मान लीजिए कि यूपीएससी में 150 क्वेश्चन आए, तो कोई चमत्कारी की बच्चा होगा ना जो 135 क्वेश्चन करके आएगा। भाई अगर उसका कटाव 90 है तो इसका मतलब है कि अधिकांश बच्चे 90 से 100 105 तक कर पा रहे हैं। 105 से ऊपर जाने वाले तो कोई बहुत रेयर बच्चे होंगे ना। अच्छा, कौन करेगा 105 से ऊपर? कि जिस फील्ड का वो बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत तेज है करंट अफेयर्स में, हो सकता है करंट अफेयर्स ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो उसने अटेम्प्ट कर दिया, कोई जरूरी थोड़ा ही वो अगले साल भी दे, मान लीजिए इस साल नहीं हुआ उसका तो फिर वो अगले साल ज्यादा कर देगा, हो सकता है कि उसके फील्ड के क्वेश्चन नहीं आए। इसलिए ये सब चीजों में जो पैटर्न है वो बेसिक सेट है, जो 90 कटाफ है तो आपकी तैयारी 95 लाख होगी। ये जज्बा, ये कॉन्फिडेंस, ये जुनून आपको पैदा करना है। और जब तक उस 90 के अगेंस्ट में 95 की तैयारी अगर आपकी नहीं है तो जिस कारण से नहीं है, क्योंकि अब ये चीज आप पर नहीं है, ये चीज कोई आपके अलावा नहीं जानता है, इसलिए हमने शुरू में कहा कि आप महत्वपूर्ण हैं। मतलब यही है कि हर चीज में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना मेहनत करना है। अब आपको देखिए उंगली पकड़ कोई नहीं पढ़ पा रहा है। आपके कोचिंग वाले सर भी हैं तो भाई उनको सारे बच्चों को देखो, वो आपको जो कंपटीशन का पैटर्न है उस पर आपको गाइड करेंगे, उनके दिखाए मार्ग पर पढ़ना आपको है। पढ़ तो बहुत बच्चे रहे होंगे, हर कोचिंग में होता है 500 1000 बच्चे, बड़ी बड़ी क्लासेस चलती हैं, सिलेक्शन तो 10 20 50 का ही होता है। इसलिए होता उसी का है जो बिल्कुल सिंसियर रहता है। दिल्ली में भी हम देखे, बाद में सिलेक्शन के बाद जब गए मुझे देखने का अवसर मिला, वहां मैंने यही एक चीज कि जो बच्चे सिंसियर हैं, अब जैसे आज के डेट में मैं क्या देखा हूँ, बहुत व्यवहारिक समस्या है कि आप लोगों को पढ़ाई के डिजिटल मोड बहुत उपलब्ध हो, तो लिखने में आप लोगों का जोर कम हो। अब आजकल सब वही टाइप में किंडल में मैं देखता हूँ बच्चों को सब लिखे रहते हैं, तो पढ़ रहे हैं सब आता, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम है। ये चीज आपको एग्जाम में अफेक्ट करेगी ही करेगी। और जो मॉक टेस्ट है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, खूब दीजिए। एग्जाम की कंडीशन में यूपीएससी बीपीएससी और वनडे तीनों में बिल्कुल यूनिफॉर्मली लागू होता है कि एग्जाम की कंडीशन में 3 घंटे में अगर आपको 12 क्वेश्चन लिखना है तो आप लिखिए, उसी से आपको पता चलेगा बहुत सी चीजें, हमें कितने शब्दों में लिखना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, और टाइम वाला फैक्टर सभी लोग दिमाग में रखिए। इस चीज को यूनिफॉर्मली फॉलो करना। अगर मान लीजिए कि आपको 180 मिनट में 15 क्वेश्चन लिखने हैं तो 12 मिनट का एक औसत है, तो उस 12 मिनट को आपको फॉलो करना। 12 का मतलब है कि हम 10 मिनट जब होगा तो हम अपना कलम समेटने लगे, 11-12 मिनट होते होते हम अपने आंसर को क्लोज कर लेंगे। क्योंकि अगर आप किसी आंसर को आप 20 मिनट लिखेंगे तो इसका मतलब है कि किसी को 40 मिनट लिखेंगे, जिसको 4 मिनट लिखेंगे तो वो गड़बड़ होगा। और डिफरेंस क्या होता है, अगर मान लीजिए मैं प्रैक्टिकल उदाहरण आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि 25 मार्क्स का क्वेश्चन है या 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन को आपने 12 मिनट लिखा तो हो सकता है कि आपको 13 नंबर मिले, और अगर आपने उसको 20 मिनट लिखा तो हो सकता है 14 नंबर, बहुत होगा आपको 15 नंबर, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। 8 मिनट एक्स्ट्रा देने पे कितने मार्क्स बढ़े? 2 मार्क्स। उसी में अगर आप किसी क्वेश्चन को मात्र 4 मिनट लिखेंगे तो उसमें 20 में आपको मिलेगा 2 नंबर, 3 नंबर। तो अगर उसको आप 12 मिनट लिखते तो उसमें आपको हो सकता है मिलता 12 नंबर, तो यहाँ आपने 10 नंबर का अपना लॉस है। इसलिए सभी प्रश्नों को एक समान रूप से लिखना महत्वपूर्ण। एक क्वेश्चन बहुत लिख दिए और एक क्वेश्चन छोड़ दिए या बहुत शॉर्ट में लिख दिए, वो उचित नहीं है। इसलिए सारे क्वेश्चंस को एक टाइम देना ये जरूरी है। इसी प्रकार से जो लोग वनडे एग्जाम में हैं आप अपना देख लीजिए, जहाँ मैथ्स में बहुत तेज हैं तो आपको मालूम है कि मैथ्स में 30 क्वेश्चन आते हैं तो मैं 30 मिनट में कर लूँगा। मुझे रीजनिंग में ज्यादा टाइम चाहिए तो रीजनिंग में हम ज्यादा समय देंगे, हम रीजनिंग जल्दी कर लेते हैं, मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से एक पहले से अप्रोच बना करें, हाँ हमें ये सब चीजें करनी है। तो जितना आप देखिए तैयारी को लेकर कंसंट्रेट करेंगे, एक एक चीज को पिन पॉइंट बिल्कुल कीजिए, कोई हिस्सा नहीं छूटे। और परीक्षा 180 मिनट की है तो आप व्यवहारिक रूपों से 175 मिनट मान के चलिए, 120 मिनट देते हैं तो 115 मिनट, क्योंकि 5 मिनट आपको फॉर्म भरने हैं, साइन करने हैं। कई बार मैं देखता हूँ बच्चों के अंत में चिक करने लगते हैं, नहीं सर अभी 1 मिनट बाद के 2 मिनट। तो देखिए सिस्टम अपना काम करेगा, आपको अपने को बेहतर बनाना। आप यही कोशिश कीजिए कि नहीं हम 180 मिनट में नहीं 175 मिनट में ही लिखेंगे आंसर,
तो अगर आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट मिल जाता है तो आपके लिए एक्स्ट्रा होगा, आप उस पर निर्भर नहीं। इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा आपको